गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फासिज्म। हम फासिज्म के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं। उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे उसका राइज हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि इन केस अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, या फिर वो 6 to 10 के सभी सब्जेक्ट्स की हो, या 11-12 के आर्ट सब्जेक्ट्स की हो, देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो आप वहाँ जा सकते हैं एंड मुझे DM कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम फासिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फासिज्म का मतलब क्या होता है, दैट व्हाट इज फासिज्म। तो फासिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर किसी लीडर या गवर्नमेंट के पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है। जैसे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर रहती है। हम बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, मतलब वहां पे किसके पास पावर है, कहीं ना कहीं लोगों के पास पावर है। तो यहाँ पे फासिज्म जो है उसका एकदम अपोजिट है, जहां पर पावर किसके पास, किसी लीडर या गवर्नमेंट के पास जो है पावर्स है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फासिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर किसी लीडर या गवर्नमेंट के पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर एम्फेसाइज किस चीज को किया जाता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म को एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बार फोर्स का भी यूज किया जाता है अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए। मतलब वायलेंस का भी बहुत बार यूज हो जाता है अपोजिशन को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज फासिज्म, ये क्या करता है, ये डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है। मतलब ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं रखता है, मतलब ये इस चीज में बिलीव नहीं रखता कि लोगों के पास पावर हो। ठीक है, और ये किस पे फोकस करता है, नेशन की स्ट्रेंथ पे फोकस करता है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स पे। जैसे कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल के राइट्स पे फोकस किया जाता है कि इंडिविजुअल के पास कोई राइट्स है या नहीं है, क्या क्या राइट्स है, उनके राइट्स कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रहे। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो नेशन की स्ट्रेंथ को दी जाती है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये किसको प्रमोट करता है, स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी लीडर है या जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो आपको उसको स्ट्रिक्टली ओबे करना है, उसका पालन करना है, उसका आदर करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ फासिज्म, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे कंप्लीट कंट्रोल किसके पास है, या तो लीडर के पास या फिर गवर्नमेंट के पास। तो ये चीज हमने बोली फासिज्म के अंदर। अब ये जो टर्म है फासिज्म, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो ये आया है एक इटालियन वर्ड फासियो से, जिसका मतलब होता है बंडल या फिर ग्रुप। ठीक है, जो कि क्या सिंबलाइज करता है, बंडल या ग्रुप बेसिकली यूनिटी या स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। तो हमने बोला कि ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ इटालियन वर्ड दैट इज फासियो से, जिसका मतलब होता है बंडल या ग्रुप, और जो कि सिंबलाइज करता है यूनिटी और स्ट्रेंथ को। तो आई होप आपको पहले तो फासिज्म का मतलब क्लियर हुआ हो कि फासिज्म का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। इटली के अंदर कैसे फासिज्म का राइज हुआ, ये पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे आया कैसे, क्या सब चीजें हुई, तो वो चीज अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं राइज ऑफ फासिज्म इन इटली, कि इटली में फासिज्म का राइज कैसे हुआ। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज फासिज्म, ये कैसे आया इटली के अंदर, तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन आता है दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 आफ्टर मैथ, कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले तो अपन एक बार वर्ल्ड वॉर 1 को समझ लेते हैं, उस टाइम पे क्या चीजें हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था 1914 में एंड वो चला था 1918 तक। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे दो पावर्स बेसिकली लड़ रहे थे, दो ग्रुप्स बेसिकली लड़ रहे थे एक दूसरे के अपोजिशन में। एक थी सेंट्रल पावर्स और एक थी अलाइज। ठीक है, द अलाइज। अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी, जर्मनी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये सब थे सेंट्रल पावर्स में। और दूसरी तरफ अलाइज वाला जो ग्रुप था उसमें कौन कौन थे, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, ये सब थे अलाइज वाले ग्रुप में। तो अब यहाँ पर जो इटली है बेसिकली वो कहाँ से लड़ रहा था, किस ग्रुप की तरफ से लड़ रहा था, तो वो अलाइज वाले ग्रुप की तरफ से लड़ रहा था। एंड ये कहीं ना कहीं अलाइज ग्रुप जो है इसने इटली को प्रॉमिस किया था कि हम वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद आपको टेरिटोरियल गेन्स देंगे। मतलब बेसिकली हम आपको कुछ टेरिटरीज देंगे, कुछ आपको लैंड एरिया, कुछ कॉलोनीज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बट
ऐसा इन्होंने नहीं किया। इटली जो है वो अलाइज का पार्ट था और उसने एक्सपेक्ट किया था कि हमें कुछ कॉलोनीज मिल जाएगी, हमें कुछ टेरिटरीज मिल जाएगी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज से कहीं ना कहीं इटालियंस को जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई थी कि हमको जो प्रॉमिस करा गया था हमको वो चीज नहीं मिली। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे फासिज्म का राइज हुआ इटली के अंदर। तो फर्स्ट रीजन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वर्ल्ड वॉर 1 आफ्टर मैथ। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, क्या प्रॉमिस करा गया था इटली को एंड क्या चीज फुलफिल नहीं हो पाई एंड उस वजह से क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन आया किसके अंदर, इटालियंस के अंदर। नाउ द सेकेंड रीजन इज इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, स्ट्राइक्स, करप्शन, ये सब बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा चल रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बहुत सब लोग बेरोजगार बैठे थे, इन्फ्लेशन प्राइसेस बहुत हाई थी, करप्शन हो रहा था, स्ट्राइक्स हो रही थी डे बाय डे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस चल रहा था। और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और जो कैपिटलिस्ट है उनके मन में कम्युनिज्म का डर भी बैठ गया था। तो कम्युनिज्म इज अ आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है एंड जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस चल रहे थे। इसकी वजह से भी ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है, एक फैक्टर बनता है फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। ओके, थर्ड रीजन आता है डिसकंटेंट विद डेमोक्रेसी। लोग जो है डिसकंटेंट थे, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे डेमोक्रेसी के साथ। इसकी वजह से एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम आया जहां पे एक लीडर या फिर गवर्नमेंट के पास कंप्लीट कंट्रोल था। तो जो इटालियन पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो बहुत ही इनइफेक्टिव था और बहुत ही करप्ट था। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं पब्लिक की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उसे एड्रेस नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी से लोग बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। इसकी वजह से एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया, दैट इज फासिज्म। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज रोल ऑफ मुसोलिनी। तो अब इसको ध्यान से समझना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बेसिकली क्या हुआ था, इटली में क्या सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में मुसोलिनी जो कि एक फॉर्मर सोशलिस्ट जर्नलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या फॉर्म करा, उन्होंने एक आर्म्ड ग्रुप फॉर्म करा जिसका नाम था फासियो दी कॉम्बिटिमेंटो। ठीक है, और ये उन्होंने फॉर्म करा मार्च 1919 के अंदर। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था एंड मार्च 1919 में इन्होंने ये जो ग्रुप है ये फॉर्म करा। ठीक है, कहाँ पे, मिलान के अंदर। अब ये जो ग्रुप था जिसका नेम अगर अपन ट्रांसलेट करें इंग्लिश के अंदर तो दैट विल बी फाइटिंग लीग। ठीक है, फासियो दी कॉम्बिटिमेंटो का मतलब बेसिकली है फाइटिंग लीग। अब ये फाइटिंग लीग बेसिकली खुद ही ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या इसका एम रहा होगा, क्या इसका गोल रहा होगा या क्या इसका मोटो रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या मोटो था कि जो ग्रोइंग सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस है, कि जो सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो उसे हम काउंटरएक्ट करें एंड कहीं ना कहीं वापस से ऑर्डर को रीस्टोर करें। ठीक है, कैसे, वायलेंस के थ्रू, इंटिमिडेशन के थ्रू, लोगों को मारपीट करके, डरा के, धमका के हमको पहले जैसा वापस से ऑर्डर रीस्टोर करना है और इस सोशलिस्ट के इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं बढ़ने से रोकना है। ठीक है, तो ये इसका मोटो था किसका, इस आर्म्ड ग्रुप का, दैट इज फाइटिंग लीग और हम कह सकते हैं फासियो दी कॉम्बिटिमेंटो। अब 1922 तक क्या हुआ था, इटली का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो बहुत ही इनइफेक्टिव हो गया था, एक तरीके से पैरालाइज हो गया था, मतलब कहीं ना कहीं स्टक हो गया था कि वो कुछ भी काम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर वो ना तो इकोनॉमिक टर्मोइल्स को, ना ही सोशल टर्मोइल्स को, ना ही किसी और चीज़ को वो अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। मतलब बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, इनमें से किसी भी चीज़ को वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था और बहुत ही इनइफेक्टिव प्रूव हो रहा था। तो ऐसे में मुसोलिनी ने क्या करा, अपॉर्चुनिटी को सीज करा, मौके का फायदा उठाया और वो क्या बन गए, मुसोलिनी प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने धीरे धीरे इटली के अंदर से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड क्या इस्टेब्लिश कर दी, डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दी और उन्होंने अपने आप को सेकंड ड्यूस डिक्लेयर करा, दैट मीन्स द लीडर। सेकंड ड्यूस इज बेसिकली द लीडर। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एंड अज्यूम करा कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट और वहां पर अपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया गया,
फ्री प्रेस को जो है सप्रेस कर दिया गया कि कोई भी मीडिया वगैरह ये अलाउ नहीं होगा, कोई अपोजिशन पार्टीज अलाउ नहीं होगी। एंड जो क्रिटिक्स है, मतलब जो रिव्यूज देते हैं, जो फीडबैक्स देते हैं, उन्हें भी इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया या फिर एग्जाइल कर दिया गया, मतलब देश से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें के थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं फासिज्म जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम वो धीरे धीरे इटली के अंदर आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे राइज हुआ फासिज्म का इटली के अंदर। पहले हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली को जो प्रॉमिस करा गया था वो फुलफिल नहीं हुआ, इसकी वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, सेकेंड हमने देखा कि बहुत सारा इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, थर्ड हमने देखा कि लोग जो है डिसकंटेंट थे, डिससेटिस्फाइड थे विद द डेमोक्रेसी। ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे डेमोक्रेसी से, इतनी इफेक्टिव प्रूव नहीं हो रही थी डेमोक्रेसी या वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, एंड फोर्थ हमने देखा कि कैसे मसोलिनी के रोल ने या फिर कैसे मसोलिनी उन्होंने जो है डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दी एंड डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है इटली के अंदर फासिज्म का राइज हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हमने मीनिंग डिस्कस किया एंड राइज कैसे हुआ फासिज्म का इटली के अंदर, वो चीज हमने डिस्कस करी। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम फासिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। And if you have any queries or any doubts regarding anything, then you can ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. एंड इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है या थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल साबित होता है तो प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपके फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करनी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप शेयर कर ही रहे हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा ही है तो लाइक करके जाना मत भूलिएगा। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए फ्यूचर में देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा फॉर द नोटिफिकेशन। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।